मैंने तुमसे 15 मिनट पहले पानी मांगा था और तुम अब लाकर दे रही हो। लगता है तुम मेरे प्राण निकलने का इंतजार कर रही थी। अरे बुआ, अभी 2 मिनट पहले ही तो आपने आवाज लगाया था मुझे और तब मैं रसोई में पकौड़े तल रही थी। हाँ हाँ बहाने, तुझे तो बस बहाना बनाना ही आता है। सब मेरी ही गलती है, ना मैं तुझे यहाँ लेकर आती और ना ही तेरी वजह से मुझे 4 बातें सुननी पड़ती। माफ कर दीजिए बुआ, तुझे तो बस एक ही शब्द आता है, बस गलती पे गलती करते जाओ और माफ कर दो बुआ, माफ कर दो बुआ, यही कहते जाओ। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? पानी रखो यहाँ और जाकर रसोई में दूसरे काम करो। जी बुआ, माँ बाप तो शांति से मर गए लेकिन मेरे सिर का दर्द छोड़ कर गए हैं। अरे सब मेरी ही गलती है, मैंने ही तो आगे बढ़कर कहा था कि इसे कोई नहीं अपना रहा है तो इसे मैं अपना लेती हूँ। सोचा था जरा बड़ी हो जाएगी तो मेरे घर के सारे काम काज करेगी तो मुझे भी जरा राहत मिलेगा, लेकिन यह तो काम चोरी के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती। इसकी वजह से मुझे अपने सास ससुर से कितना सुनना पड़ता है, कम वक्त कहीं की। अरे ना जाने उस दिन कौन सी साढ़े साथी मेरे सिर पर आकर बैठी थी जो मैंने इस लड़की को अपने साथ लाने की बात कह दी थी। अरे बहू, सुबह सुबह काहे का हल्ला मचा कर रखा है तुमने? अब क्या बताऊं माँ जी, ये आरती को देखो ना, कोई काम ढंग का नहीं कर सकती। अरे बहू, बेचारी सुबह से रसोई में लगी हुई है, 1 मिनट सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और कौन सा काम है तुम्हारा जो नहीं करती है वो? हाँ हाँ, आपके पैरों की मालिश करती है ना वो, इसीलिए आप उसी का पक्ष लेंगे। बाकी दूसरे काम समय से नहीं कर सकती, वो आपको नजर नहीं आता। अरे चल हट, तेरे भाई की बेटी है, मेरी क्या, मैं क्यों पक्ष लूंगी उसका? वो तो बेचारी सुबह से रसोई में खटक रही है, बस यही देखकर कह दिया मैंने। वैसे भी वो कितना भी कुछ काम कर ले, तुझे तो लगता है कि वो काम चोरी है, लेकिन असल में तुझे नजर नहीं आता कि काम चोर कौन है। माँ जी, क्या कहना चाहती हैं आप? नहीं नहीं, मैं क्या कहूँगी, मैं तो बस हल्ला सुनकर आ गई थी, जा रही हूँ मैं अपना पाठ करने। बेचारी अपने भाई की बेटी को यहाँ ले आई है और खुद दिन रात आराम करते रहती है और उस पर ऑर्डर पे ऑर्डर लगाती है। कितनी बेरहम बुआ है ये। माँ जी, वहाँ खड़ी होकर क्या बड़बड़ कर रही हैं आप? अरे मैं तो कभी के कुछ दोहे बड़बड़ा रही थी। ये माँ जी भी ना ले देकर उस आरती का ही पक्ष लेती है, मुझे तो इतनी गुस्सा आती है ना इनके ऊपर। मम्मी मम्मी, मैंने आज कहा था ना क्या सैटरडे है, मुझे लंच में पास्ता लेकर जाना है। आपने दीदी से कहकर पास्ता बनवाया मेरे लिए? अरे बिटिया, कहा था तो जाकर अपनी दीदी से कहो ना, यहाँ तो सुबह से गैस जड़ गया है छाती में, उठ नहीं सक रही हूँ बिस्तर से। ठीक है मम्मी, मैं दीदी से कहती हूँ। मैं कितना भी अच्छा काम क्यों न कर लूं, लेकिन बुआ कभी मेरी तारीफ तो छोड़ो, कभी मुझसे प्यार से बात ही नहीं करती है, जबकि मैं दिन रात घर के काम काजों में लगी रहती हूँ। किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहती, लेकिन बुआ पूरे समय बस मुझे कोसती ही रहती है। कभी कभी लगता है कि काश उस एक्सीडेंट में मम्मी पापा के साथ मैं भी इस दुनिया से चली गई होती तो आज मुझे इतना अकेलापन महसूस नहीं होता। आरती बिटिया। जी दादी माँ, कुछ चाहिए था आपको? नहीं बेटा, मैं तो बस यूं ही आ गई थी। तो इतना सब क्या बना रही थी रसोई में? क्या सुबह 5 बजे से रसोई में भिड़ी हो तुम? कब से बर्तन की खटपट की आवाज आ रही थी मुझे। वो दादी माँ, बुआ ने कहा था कि दोपहर को उनकी 4 सहेलियां आ रही हैं, तो मैं कम से कम 5-6 प्रकार का खाना बनाऊं, बस इसी में जल्दी से लग गई थी मैं सुबह से। अरे अपनी बुआ को पलटकर जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम्हारी बुआ तुम्हारे साथ अत्याचार कर रही है, जब देखो तब बस गैस जड़ गई छाती में, गैस जड़ गई छाती में करती है और तरह तरह के पकवान बनाकर खाती रहती है, बुक्कड़ कहीं की। खुद तो सास की एक शब्द मानती नहीं है और साथ में तुम्हें भी गुलाम बनाकर रखा है उसने। क्या कहूँ दादी माँ, किसके दम पर मैं इतनी बड़ी बातें करूँ जो बुआ को जवाब दे दूँ? बुआ के अलावा है ही कौन मेरा इस दुनिया में? वह तो बुआ का एहसान है मुझ पर जो उन्होंने इस घर में मुझे जगह दी और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया है मेरे लिए। अरे कुछ नहीं बेटा, सब तेरे भोलेपन का फायदा उठा रही है तेरी बुआ। लेकिन सुनो बेटा, तुम्हारे दादाजी से मैंने कहा है कि तुम्हारे लिए अच्छे लड़के की तलाश करे। अगर अच्छा लड़का समझ में आया ना तो तुम शादी के लिए मना मत करना बेटा, और अपने ससुराल जाकर खूब राज करना। इस डायन बुआ से ना तुम छुटकारा पालो, तभी तुम्हारी जिंदगी में सुकून होगा। अरे खुद तो अपने हिस्से का पूरा काम करवाती है तुमसे और खुद आराम करते रहती है, और अब तो अपने बच्चों की भी सारी जिम्मेदारी उसने तुम्हारे ऊपर ही थोप दिया है, और तुम तो पहले से ही मेरे और तुम्हारे दादाजी की जिम्मेदारी उठा रही हो। एक अकेली बच्ची क्या क्या उठाए बेटा, तुम अपने ऊपर ध्यान दिया करो। ठीक है दादी माँ। दीदी दीदी, अब तुझे क्या हो गया? तू क्यों मुंह लटका कर आई है? दादी मुझे पास्ता खाना है और लंच में भी लेकर जाना है, मैंने मम्मा से कहा था। तो तेरी माँ कर बना क्यों नहीं रही है यहाँ? वो दादी, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, बोल रही है कि सीने में गैस जट रहा है, इसलिए उन्होंने घी से बनवाने को कहा है। बस तुम्हारी माँ को तो बस अच्छा बिस्तर में बैठे बैठे खाना बता दो और कुछ काम आ गया तो अचानक उसके सीने में गैस जट जाता है। और मिनी, कोई तुम दूध पीती बच्ची नहीं हो, 12वीं कक्षा में पढ़ती हो, ये ना बच्चों जैसी हरकत करना छोड़ दो और अपने लिए मैगी पास्ता कम से कम तुम तो बना ही सकती हो ना। हर बात में दीदी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अरे दादी माँ, मिनी को मत डांटिए, मुझे पता था कि आज सैटरडे है और मिनी मैगी पास्ता जैसी चीजें खाती है, तो मैंने सारे मसाले तैयार रखे हैं, बस मैं 5 मिनट में अभी पास्ता रेडी कर देती हूँ मिनी। थैंक यू सो मच दीदी। ये है बेचारी आरती के माता पिता का स्वर्गवास। जब आरती 11 साल की थी तभी हो चुका था एक सड़क दुर्घटना में। आरती के दादा दादी तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। आरती की बस एक ही बुआ थी, चंपा देवी।
आरती के माता पिता के स्वर्गवास के बाद आरती की बुआ चंपा देवी आरती को अपने ससुराल लेकर आ जाती है। सारे रिश्तेदारों के सामने तो चंपा देवी ऐसा दिखावा करती है मानो उसे आरती की बहुत परवाह है और आरती को वह पलकों में बिठा कर रखेगी। लेकिन चंपा देवी जैसे कि वह स्वभाव से ही बहुत खड़ूस थी, सास ससुर से तो जरा भी नहीं बनती थी और हमेशा काम चोरी करते रहती थी। उसे आरती एक फोकट की नौकरानी मिल गई थी जिससे वो अपने घर के सारे काम करवाती, अपने साथ साथ अपने पति और बाल बच्चों के काम भी वो आरती से ही करवाती थी। लेकिन धीरे धीरे अब आरती 21 साल की हो चुकी थी और आरती की शादी की उम्र हो चुकी थी, तो अड़ोस पड़ोस के लोग अब आरती की शादी की बात छेड़ने लगे थे। लेकिन चंपा देवी को बहुत डर था कि कहीं अगर आरती की शादी हो गई तो उसके घर के कामकाज कौन करेगा, इसीलिए वह उसकी शादी की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। अरे भाग्यवान, एक रिश्ता लेकर आया हूँ मैं आरती बिटिया के लिए। अच्छा, कैसा रिश्ता जी, बताइए जरा। अरे एक लौता बेटा है अपने माता पिता का और कपास का कारोबार है उनका। अच्छे खासे रुपए कमाते हैं, किसी चीज की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है तो मैं प्रमोद से बात करती हूँ आज। शादी तो करनी पड़ेगी, अब बच्ची बड़ी हो गई है, आज नहीं कल उसे विदा करके दूसरे घर भिजवाना ही होगा। बाबूजी, किस विषय में इतना गहन मंथन हो रहा है? अरे प्रमोद बेटा, मेरा एक दोस्त है जिसे तुम लोग नहीं जानते हो, वह कल मुझे पार्क में मिला था। वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ घर के उद्घाटन में आया है। वो मुझसे बोल रहा था कि उसके बेटे की शादी करनी है, उनके कपास का व्यापार है, एक लौता बेटा है वो। अरे पापा, अभी तो हमारी पिंकी 12वीं कक्षा में पढ़ती है, अभी से इतनी चिंता क्यों? अरे पागल, हम पिंकी के लिए नहीं बल्कि आरती बिटिया के लिए बोल रहे हैं। लेकिन माँ, आप जानती है ना कि चंपा किसी की नहीं चलने देती है। चंपा कहती है कि वह उसकी भतीजी है और उसके जीवन का फैसला सिर्फ उसे करने का अधिकार है। मैंने भी तो इससे पहले 1-2 जगह के रिश्ते सुझाए हैं चंपा को, लेकिन वह किसी की बात ही नहीं मानती है। वह जो भी करेगी अपने मन से ही करेगी। लेकिन बेटा, ऐसे होता है क्या, बताओ? ठीक है माँ, मैं चंपा से बात करता हूँ। हाँ हाँ, बोला जया। हाँ बता ना, मैं उसी की बात तो कर रही थी। कितनी उम्र होगी उस लड़के की? ज्यादा नहीं, यूं ही कोई 40-45 साल उम्र होगी। सबसे खुशी की बात है चंपा कि उसकी पहली पत्नी से कोई संतान नहीं है। अच्छा ये बता, रकम कितना मिलेगा? मैं अपनी भतीजी को दिलवा सकती हूँ वहाँ। मैं पूछ कर बताती हूँ, फिर भी 1-8 लाख रुपए तो दे ही सकते हैं, बड़े लोग हैं वो। अच्छा ठीक है, पूछ कर बता। ये तो अच्छी बात है, अगर चंपा की शादी इस युवक से हो गई ना, तो यह युवक भी ज्यादा दिनों का साथी नहीं है और उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तो उसमें हमारी बिटिया आरती को भी हिस्सा मिल जाएगा। मतलब शादी करवाने के भी 1 लाख रुपए कम से कम और मर जाने के बाद आधा से ज्यादा प्रॉपर्टी का हिस्सा। यह तो बहुत ही फायदे का सौदा है। और शादी जल्दी ही टूट जाएगी तो जल्द ही आरती वापस से इसी घर में लौट आएगी और फिर से मुझे राज ही राज मिलेगा। अरे चंपा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे आप क्या जरूरी बात करेंगे, मेरी बात सुनिए। मैंने ना हमारी आरती के लिए एक बहुत ही बड़ा घर परिवार देखा है, करोड़ों का मालिक है लड़का। अच्छा, क्या बता रही हो? हाँ हाँ, बस उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, करीब 42-45 साल होगी। बाप रे, इतनी उम्र है तो अभी तक उस लड़की की शादी क्यों नहीं हुई? अरे कहाँ जी, शादी तो हो गई थी उसकी, लेकिन उसकी पत्नी किसी बीमारी के चलते भगवान को प्यारी हो गई और कोई बच्चे का झंझट भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि उस घर में हमारी आरती जाएगी तो हमेशा करोड़ों रुपए में राज करेगी। पागल तो नहीं हो गई हो? माँ बाबूजी इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अरे तो मुझे कौन सा उनकी राय चाहिए, भतीजी मेरी है तो निर्णय भी मेरा ही होगा। यह क्या बोल रही हो चंपा तुम? हाँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखो, एक फायदे का सौदा है, मैं आपको बताती हूँ, जरा करीब आना। अरे चारों तरफ से हमारे फायदा ही फायदा है। मात्र शादी जुड़वाने के तो 1 लाख रुपए मिलेंगे और उसके बाद कई लाख रुपए की प्रॉपर्टी। सोचिए जरा, हमारा तो जीवन सफल हो जाएगा। क्या सच कह रही हो? मात्र शादी जुड़वाने के 1 लाख रुपए? हाँ जी, सब कुछ सोच समझ कर बोल रही हूँ। देखो, आप ना अपने माँ बाबूजी को कैसे भी समझा लो और आरती को समझाना तो मेरी चुटकियों का काम है। इस तरह प्रमोद भी रुपए पैसों की बात सुनकर बहुत लालची हो जाता है और रुपयों के लालच के लिए वो अपनी पत्नी की बात मानकर अपनी पत्नी की भतीजी की शादी उस 46 साल के बूढ़ी से करवाने को तैयार हो जाता है। बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, उस नन्ही सी बच्ची की शादी तुम उस 46 साल के बूढ़े से करवाने को तैयार हो गई हो। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बाबूजी, अब उसकी बुआ ने जो फैसला लिया है वह सोच समझ कर ही लिया होगा ना, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया था। अरे नालायक, अंधे हो गए हो क्या तुम लोग? अरे कहाँ मर गई है तुम्हारी इंसानियत? क्या तुम अपनी बेटी की शादी ऐसे 46 साल के बुढ़े से करवा सकते हो? बाबूजी, ये दुनियादारी ना बड़े बड़े लेक्चर से नहीं चलती, रुपयों से चलती है, रुपयों से। बहू, ऐसा मत करो, वह बेचारी महज 21 साल की है और वह 46 साल का, बताओ कैसे मेल है? अरे मत करो बहू, मत करो। उस बेचारी बिना माँ बाप की बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो। माँ जी, मैं अपनी भतीजी के साथ कोई जुल्म नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसके भविष्य के बारे में सोच रही हूँ, उसकी सुनहरी भविष्य के सपने देख रही हूँ। अगर एक बार आरती की शादी उससे हो गई ना, तो आरती की जिंदगी भर का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। उसे कभी रुपए पैसे या किसी चीज के लिए तरसने तड़पने की नौबत नहीं आएगी। और वैसे भी माँ जी, गरीबी हमने देखी है, इस घर में पिंकी के लिए हमने क्या क्या इच्छाओं का त्याग किया है, लेकिन वहाँ मेरी आरती बिटिया जाएगी तो अपने सारे शौक पूरे करेगी, अपने बच्चों के शौक पूरे करेगी, अपने बच्चों का मन मार कर नहीं जिएगी जैसे हम लोग जीते हैं। अरे राम 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 राम, थू है बहू तेरी सोच पर। रुपयों के लिए और जरूरत की चीजों के लिए तुम उस बुढ़े से अपनी भतीजी की शादी कर रही हो? देखिए माँ जी, मैं अपनी भतीजी के लिए जो भी कर रही हूँ ना, सोच समझ कर
कर रही हूँ, आप लोग जबरदस्ती ना इसमें अपनी टांग मत अड़ाइए, क्योंकि कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी ना। वैसे भी मैं अपने भाई भाभीियों के सामने कसम लेकर आरती को इस घर में लेकर आई थी कि मैं आरती का हमेशा ख्याल रखूंगी, उसका हमेशा अच्छा सोचूंगी। अरे भगवान से डर चंपा, भगवान से डर, ऐसा मत कर चंपा। सुनिए जी, आप ना माँ बाबूजी को अच्छे से समझा दीजिए, और माँ बाबूजी आरती के सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करें, क्योंकि मैंने जो भी कुछ किया है वो आरती के भविष्य के लिए किया है। खुद के पास तो दौलत के नाम पर 4 टुकड़े जमीन के हैं, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। पूरी जिंदगी तो बस कंप्रोमाइज में निकल रही है। कम से कम मेरी भतीजी उस घर में जाएगी तो मेरी भतीजी के पास दुनिया की सारी दौलत होगी, सारी खुशियाँ होंगी, वो जो चाहेगी वह सब कर सकती है। अरे माँ 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 मेरे कान छोड़ो, माँ माँ मुझे दर्द हो रहा है, माँ मेरे कान छोड़ो। अरे नालायक बदतमीज कहीं का, तू भी अपनी पत्नी का टट्टू बन गया है। अरे कम से कम तू ही तो अपने अकल के घोड़े दौड़ा। क्यों इतनी छोटी बच्ची उस बूढ़े आदमी के साथ कैसे जिंदगी कर पाएगी? अरे माँ पहले मेरे कान छोड़ो माँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ, चंपा का फैसला है माँ ये सब। अच्छा किया तुमने जो इस नालायक को धक्के मार के जमीन में गिरा दिया, इसकी अकल ना इसके घुटनों में चली गई है। जैसी इसकी पत्नी है वैसी इसकी अकल हो गई है, हमने तो इसे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। एक दिन अपने पाप का ऐसा कर्म भोगोगे ना कि फिर यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई ना होगा। अरे भागता कहाँ है, रुक। देखो भाग्यवान, तुम आरती बिटिया को समझाओ, कह दो उससे कि यह शादी ना करे, यह शादी उसके लिए ठीक नहीं है। अरे कैसे समझाऊं, वह तो अपनी बुआ के आज्ञा के आगे कभी किसी की नहीं सुनती है, चाहे बुआ सच कहे या गलत कहे, वह चुपचाप उसे गूंगी गुड़िया की तरह मान लेती है। लेकिन भाग्यवान, यह उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। हाँ जी, इस चीज को हम समझते हैं, लेकिन वह पागल तो नहीं समझती है ना। ठीक है, तुम आरती बिटिया को बुलाओ, मैं बात करता हूँ उससे। आरती, आरती बेटा। जी दादी माँ, आपने बुलाया? कहिए दादी माँ, क्या आपके पैर में तेल लगाना है? पैरों में दर्द हो रहा है आपके, या घुटनों में दर्द हो रहा है? अरे बिटिया, हमारे दिमाग में दर्द हो रहा है। देखो ये सब जो हो रहा है वह बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है दादाजी? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। यही बेटा कि तुम्हारी खड़ूस बुआ तुम्हारी शादी पक्की कर रही है। क्या हुआ, जानना नहीं चाहोगी? कौन है वो लड़का, क्या करता है, कहाँ रहता है, कितनी उम्र है उसकी? दादी माँ, बुआ के सामने कभी मेरा मुंह खुला है क्या, जो मैं ये सब पूछने की हिम्मत कर सकती हूँ? अरे बेटा, लेकिन हम तुम्हें बताना चाहते हैं, तुम्हारी बुआ तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रही है। एक 40 साल के बुढ़े के साथ, जिसकी पहली पत्नी इस दुनिया से जा चुकी है, उसके साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती है तुम्हारी बुआ। अरे बेटा, ये रोने धोने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ना हिम्मत करके इस शादी के लिए मना करना है। लेकिन दादी माँ, आप जानती है ना कि बुआ कभी मेरी नहीं चलने देती है। मेरे जीवन के हर एक फैसले सिर्फ बुआ के हाथों में है, मेरा उन पर कोई जोर नहीं है। दादी माँ देख आरती, ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है बेटा, तू मना करना सीख। देख, एक बार वहाँ तेरी शादी हो गई तो तेरी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी बेटा। एक बार अपनी बुआ को मना कर दे। तेरी बुआ तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है आरती, जो तेरे साथ इतना बुरा कर रही है वो। देख, तू मना कर दे बेटा, मना कर दे, नहीं तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। वाह वाह माँ जी वाह, मेरी भतीजी को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। बहू, मैं भड़का नहीं रही, समझा रही हूँ। भूलिए मत माँ जी, एक पैर जमीन में और एक पैर कब्र में है। बुढ़ापे में जब बिल्कुल हाथ पैर नहीं चलेंगे ना, तो यही बहू आपकी सेवा करेगी। और इसी के खिलाफ इतना जहर, इतना साजिश, ये ठीक नहीं है। अरे बहू, जो तुम फैसला कर रही हो वो कौन सा ठीक है? इस बच्ची के साथ तुम इतना गलत क्यों कर रही हो? क्या फायदा है तुम्हारा? फायदा? अब आप लोगों को इसमें फायदा नजर आने लगा। हाँ फायदा है, लेकिन मेरा नहीं बल्कि आरती का फायदा है। उसे पूरी जिंदगी भर की खुशियाँ मिलेगी, मर्जी की जिंदगी मिलेगी, जो पहनना है, जो खाना है, जहाँ घूमना है, वहाँ कोई रोक टोक नहीं करेगा। अरे करोड़पति के घर जाने वाली है हमारी आरती। और आरती बिटिया, क्या तुम्हें अपनी बुआ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम अपनी बुआ की बात काट कर अपने मन का करोगी? क्या यही सब दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें इस घर में लेकर आया? अरे तुम्हारी वजह से मैंने कितना सुना है सबका, और मैंने अपने भैया भाभी से वचन लिया कि मैं अपनी आरती को बहुत प्यार दूंगी, हमेशा उसका अच्छा सोचूंगी और उसे जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंचा दूंगी जहां उसे 1 रुपए के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। और देखो आरती, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी नौकरी तो नहीं लगवा पाई, लेकिन हाँ, ऐसे घर में शादी करके तुम्हें मैं महारानी बनाना चाहती हूँ। रुपए पैसे से खेलोगी तुम, राज करोगी तुम, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें अपनी बुआ पर विश्वास नहीं है, अपनी बुआ की बात नहीं मानना है, तो कोई बात नहीं। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, वह लोग थोड़ी बहुत मेरी बेइज्जती करेंगे, मुझे झूठी कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक है, तुम्हारे मन की तो हो जाएगी ना? ठीक है आरती बेटा, ठीक है। इस तरह चंपा अपनी भतीजी को इमोशनली ब्लैकमेल करती है, और उधर आरती भी अपनी बुआ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसलिए वह तुरंत ही अपनी बुआ को रोकती है। रुकिए ना बुआ, कहाँ जा रही है आप रोइए मत बुआ, मुझे अच्छा नहीं लगता आप जब रोती है तो। बुआ, आप जो कहेंगे ना मैं वही करूंगी, मैं अपने मन का कुछ नहीं करूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ मेरी शादी करना चाहिए आपको, तो ठीक है बुआ, मैं वहाँ शादी करने को तैयार हूँ, आप जब कहेंगे तब तैयार हूँ। इस तरह चंपा जी अपनी जाल में अपनी भतीजी आरती को फंसा लेती है, और वह जल्द ही लड़के वालों से बात करने लगती है। असल में इस शादी से चंपा का बहुत फायदा था, और वह अपने फायदे के लिए ही अपनी भतीजी को ऐसे खाई में ढकेल रही थी। अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुए, हमें आज लड़के वालों के घर जाना
जाना है? आपको समझ में नहीं आता क्या? जल्दी तैयार होइए। अरे तुम तो तैयार हो गई ना, मुझे तैयार होने की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही अच्छा दिखता हूँ। चलो चलो, अभी नाटक करने का समय नहीं है, मेरी सहेली वहाँ पहुँच गई होगी। अच्छा ठीक है। चंपा जी अपने पति प्रमोद के साथ लड़के वालों के घर पहुँचती है। अरे ये क्या, 40 साल में ये कुछ ज्यादा ही बुढ़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो 60-65 साल का होगा। अरे नहीं, ये लड़के का चाचा है पागल। जी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो हम लड़के से मिलना चाहते हैं। हाँ, लड़का फैक्ट्री से निकल गया है, आता ही होगा वो। अरे नमस्ते, आप लोग पहुँच गए? हाँ जी, हम लोग पहुँच गए। आप विमल की चाची है ना? हाँ जी, मैं उसकी चाची हूँ। वो देखो आ गया हमारा विमल। जी नमस्ते सभी को। हाँ हाँ, खुश रहो बेटा। बेटा, हमने व्हाट्सएप में अपनी आरती बिटिया की फोटो भेजी थी। फोटो से तुमने आरती को पसंद तो कर ही लिया है। हाँ, मुझे एक सवाल पूछनी थी कि मेरी उम्र इतनी ज्यादा है और आरती की उम्र इतनी कम, फिर आप लोग शादी के लिए राजी कैसे हो गए? अरे बेटा, तुम इतने गुणवान होनहार हो, भला तुम जैसे लड़के के रिश्ते को कोई ठुकराएगा क्या, वो भी 2-4 साल के अंतर के लिए? हाँ हाँ बेटा विमल, तुम्हारे अंदर कोई सी बात की कमी नहीं है। अरे मैंने ही तो ये बबीता जी से बात की थी इस रिश्ते के लिए। इस तरह विमल की चाची और बबीता जी ने मिलकर बात संभाल ली और रिश्ता पक्का हो गया। विमल और आरती इस बात से बेखबर थे कि विमल की चाची ने कुछ रुपयों का लालच देकर लड़की के माता पिता को इस रिश्ते के लिए मनाया है, क्योंकि जब तक विमल की शादी नहीं हो सकती थी तब तक उन्हें प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा नहीं मिल सकता था। क्योंकि विमल के चाचा ने कह दिया था कि जब तक विमल अपनी घर गृहस्थी नहीं बसाएगा तब तक वह प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं करेंगे। क्योंकि विमल के पिता का स्वर्गवास तो बहुत पहले हो चुका था और तब से प्रॉपर्टी विमल के चाचा और विमल के नाम पर थी। विमल के चाचा के 2 जवान बेटे थे और वह बेटे चाहते थे कि संपत्ति का बंटवारा हो जाए और वह लोग अपना अपना हिस्सा ले लेकर अलग हो जाए अपनी पत्नियों के साथ। लेकिन विमल के चाचा विमल को बहुत पसंद करते थे और वह विमल के साथ कुछ गलत होने नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शर्त रख दी थी कि जब तक विमल अपनी गृहस्थी न बसा ले तब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा। इस तरह यह रिश्ता पक्का हो जाता है और 1 महीने बाद का मुहूर्त भी निकल जाता है। 1 महीने बाद आरती और विमल की बहुत ही धूमधाम से शादी संपन्न हो जाती है और इस तरह आरती विमल की दुल्हनिया बनकर विमल के घर आ जाती है। अरे आरती बिटिया, काहे मुंह लटका रखा है तुमने? क्या हुआ? क्या हमारा विमल बेटा तुम्हें पसंद नहीं है? हाँ, समझ सकती हूँ, भले ही उम्र तुमसे 2 गुनी है हमारे बेटे की, लेकिन समझदार वह 4 गुना ज्यादा होगा तुमसे। तो फिर इतना परेशानी किस बात की? मजे से रहो उसके साथ। बोलो बोलो आरती बिटिया, या तुम्हारे मन में कोई और राजकुमार बैठा है पहले से? कैसी बात करती हैं चाची जी? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस थोड़ी घबराहट सी हो रही है मुझे। ठीक है, समझ सकती हूँ। चल ठीक है, अपना ध्यान रखना, तो जा रही हूँ मैं। 4 दिन में सिर के ऊपर पैर करके ना भगा दिया इस लड़की को तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। बुआ जी ने मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ मेरी शादी कर दी। ना जाने मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। लेकिन क्या करूँ, मैं बुआ जी के फैसले को टाल भी तो नहीं सकती ना, क्योंकि मम्मी पापा के चले जाने के बाद बुआ जी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब ऐसे में मैं उनकी बात भी तो नहीं टाल सकती। काश बुआ जी दादा दादी जी की बात मानती तो शायद ऐसा ना होता। आरती, क्या हुआ आरती, तुम मुझसे दूर क्यों चली गई? क्या क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो आरती? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल देखो आरती, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो मैं दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन चाचा चाची मेरी बात नहीं मान रहे थे और मुझे भी तुम्हारी तरह मजबूरी में आकर शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसके जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है और मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुए आज 6 साल हो चुके हैं। मैंने बहुत टालने की कोशिश की कि मैं शादी ना करूं, लेकिन किसी ने मेरी नहीं मानी। और हाँ आरती, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपना पति होने का हक कभी नहीं जताऊंगा। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी नहीं करूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ आरती, जब तक तुम्हारी पूर्ण सहमति नहीं होगी या फिर जब तक तुम अपने आप को मेरी पत्नी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करोगी तब तक मैं भी पति होने का कोई अधिकार नहीं जताऊंगा। लेकिन हाँ आरती, मैं पति होने का पूरा फर्ज अदा करूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम तुरंत मुझसे कह सकती हो। विमल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आरती की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब आरती के मन में जो अजीब सा डर था वह खत्म हो चुका था। वह बिना झिझक के आराम से चैन की नींद सो जाती है और आरती सुबह होते ही जल्दी नहा धोकर रसोई में चली जाती है और उधर आरती की चाची सास फिर से आरती से मिलने आती है। ओ बहुरिया, कैसी हो तुम? जी काकी जी, मैं तो अच्छी हूँ। और बताओ, विमल ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं काकी जी, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही हूँ जो मैं उनकी धर्म पत्नी बनी हूँ। हाय दैया, ये क्या हो गया? क्या हुआ काकी जी? वो मैं बोल रही थी बहुरिया, इस घर में तो तुम्हारे सास ससुर नहीं है, लेकिन जो बाजू वाला घर है वो हमारा है और वहाँ तुम्हारे चाचा, ससुर, चाची, सास और 2 देवर भी रहते हैं। हालांकि मेरे बेटे
रहते हैं वहाँ। वह तो बाहर नौकरी करते हैं तो आते जाते रहते हैं, और उनकी पत्नियां भी ज्यादा यहाँ नहीं रहती हैं, वह भी आते जाते रहती हैं। जी चाची जी। हाँ तो सुनो बहुरिया, इस घर में जो भी पूरी पकवान बनते हैं वह इस घर के साथ साथ हमारे घर के लिए भी बनते हैं। तो जब भी तुम कुछ अच्छा बनाओ या कुछ तेल तलैया करो तो हमारे घर में जरूर छोड़ना, क्योंकि उसी को तुम अपने सास ससुराल समझना। जी जी जी, जी चाची जी। ठीक है, अभी क्या बना रही हो तुम? अभी तो बस रसोई में आई हूँ, अब देख रही हूँ रसोई में क्या कहाँ रखा है, क्या सामान है क्या नहीं, और फिर मैं इन्हें लिस्ट बना कर दूंगी तो ये मार्केट से सब कुछ लेकर आएंगे। हाँ, विमल तो वैसे भी यहाँ खाना पीना बनाता नहीं था तो कई सामान शायद नहीं भी होंगे। ठीक है, बना लो तुम लिस्ट, लेकिन हाँ जो भी बना ध्यान से पहुँचाना। ठीक है चाची जी। सोचा था कि पहले दिन में ही इनकी खूब लड़ाई झगड़े होंगे और ये सुबह सुबह रोती धोती मुझसे अपना दुखड़ा रोएगी और मैं फिर नमक मिर्ची लगाकर इसे विमल से दूर करूंगी। ये चाची जी का व्यवहार बड़ा अजीब लगता है मुझे। आरती विमल के साथ बहुत खुश थी, बिल्कुल दोनों दोस्त की तरह रहते थे, लेकिन ये सब आरती की चाची सास को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो सिर्फ विमल की शादी करवाना चाहती थी और बहुत जल्दी उसका तलाक भी। क्या सोचा था और क्या हो रहा है, यह तो विमल की तारीफ पे तारीफ की जा रही थी। मुझे तो लगा कि कम उम्र की है तो अपने बाप की उम्र के साथ एक कमरे में नहीं रह पाएगी, लेकिन ये लड़की तो बड़ी बेशर्म निकली। इसे तो पहले दिन से ही विमल इतना अच्छा लगने लगा। इसकी बुआ तो कह रही थी कि ये बहुत डरी सहमी सी रहती है, ज्यादा बाहर निकली नहीं है तो यह डर के रहेगी ससुराल में। यह तो इतनी चालाक निकली कि इतने जल्दी रसोई की तामझाम संभालने लगी और विमल की तारीफ पे तारीफ कर रही है। अब मैं इसे कह दूंगी कि जल्दी से प्रॉपर्टी का बंटवारा करवाए और हमें भी ना निश्चिंत कर दे। लेकिन एक समस्या बढ़ गई है, इस आरती की बच्ची को विमल से कैसे दूर रखूं मैं? अगर कहीं बच्चा हो गया तो बेकार में प्रॉपर्टी का हिस्सादार आ जाएगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैंने कितने पापड़ बेले हैं इस विमल को शादी के लिए तैयार करने के लिए। बस शादी करवानी थी मुझे, बच्चा पैदा नहीं करवाना है। अरे भाग्यवान, गई थी तुम आरती बिटिया से मिलने? हाँ जी, गई तो थी, लेकिन आरती का व्यवहार बड़ा अजीब सा लगा मुझे। अरे ये क्या कह रही हो? कैसा अजीब व्यवहार मतलब? देखिए ना जी, उस लड़की को आज 2 दिन नहीं हुए और मुझसे प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रही थी कि किसके नाम पर है, कितनी प्रॉपर्टी है। मुझे तो ना वो लड़की बहुत लालची किस्म की लगी है। क्या? ये क्या कह रही हो भाग्यवान? हाँ जी, सच तो कह रही हूँ मैं। ऐसा है तो मैं आज ही दोपहर को जाऊंगा और बातचीत करूंगा उससे। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो वह खुलकर कोई बात मुझसे कभी नहीं करेगी, और बात नहीं करेगी तो मुझे उसकी मन की बात कैसे पता चलेगी। ठीक है, लेकिन इस लड़की पर ध्यान रखना होगा। हाँ जी। सुनिए जी, ये मैंने कुछ सामान की लिस्ट बनाए हैं। रसोई में ये सारे सामान नहीं है, क्या आप ये सारे सामान ले आएंगे जिससे मैं आसानी से रसोई में खाना पीना बना सकूंगी? हाँ आरती, क्यों नहीं, जरूर ले आऊंगा। लाओ दे दो मुझे ये लिस्ट। मैं गलत समय पर आ गई क्या? नहीं चाची जी, आइए बैठिए ना। अरे नहीं बहुरिया, मैं तो वो देखने आई थी कि तुम क्या कर रही हो। यहाँ सब ठीक तो है ना? तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? जी चाची जी, यहाँ सब कुछ ठीक है और मुझे जो भी चीजों की जरूरत थी मैंने इन्हें लिस्ट बनाकर दे दिया है। अच्छा ठीक है बहुरिया, कोई भी काम हो तो याद कर लेना, यही बाजू में रहती है तुम्हारी चाची। ठीक है चाची जी। मुझे तो लगा था कि ये लड़की डरेगी सहमेगी और मुझे यही रहने के लिए कहेगी, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। देखिए ना जी, आरती बिटिया को ससुराल गए 1.25 महीने होने को आए, लेकिन एक बार भी उसकी बुआ आरती को लवैया की बात नहीं कर रही है। हाँ भाग्यवान, मुझे भी आरती बिटिया की याद आने लगी है। क्यों ना हम ही चलते हैं जी आरती बिटिया के ससुराल। आप लोग क्यों जाएंगे? मैं खुद जा रही हूँ आज अपने दोनों बच्चों के साथ। ठीक है बहू, तुम आरती बिटिया को लेकर आ जाओ। ना जाने ये आरती बिटिया की ससुराल हमें जाने क्यों नहीं दे रही है। अरे तुम चिंता मत करो, ज्यादा दूर पे तो है नहीं आरती बिटिया का ससुराल, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। एक आध दिन हम दोनों चुपके से जाएंगे आरती बिटिया के ससुराल। ठीक है जी। दीदी आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, लेकिन मेरी पिंकी से ज्यादा नहीं। अरे दामाद जी, वो आपकी चाची जी अब तक आई नहीं? जी बुआ जी, मैं अभी बुला ले आता हूँ उन्हें। बच्चों तुम लोग दीदी के कमरे में जाओ, दीदी अभी आ रही है। ठीक है मामा। अच्छा बताओ आरती, यहाँ सब बढ़िया तो है ना? ये विमल ठीक तो है? हाँ बुआ जी, सच में मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ जो ऐसा पति मिला है मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो विमल जी को आपने मेरे लिए ढूंढा। क्या ये क्या बोल रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम रोगी होगी कि इतने उम्र के आदमी के साथ मैंने तुम्हारी शादी करवा दी। नहीं बुआ जी, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। ये क्या बोल रही हो आरती? ये तुम्हारे बाप की उम्र का नहीं लगता तुम्हें? सबसे पहली बात बुआ जी, मैं आपके फैसले को टाल नहीं सकती थी। शुरू में मैंने तो इस रिश्ते के लिए मना किया, लेकिन शादी हो जाने के बाद मुझे लगा कि थोड़े बहुत उम्र का अंतर कोई मायने नहीं रखता। जीवन साथी अच्छा और समझदार होना चाहिए। मैं तो पूरी जिंदगी खुशी खुशी विमल जी के साथ ही बिताना चाहती हूँ। इधर आरती की बातें सुनकर आरती की बुआ के छक्के पंजे उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ और ही सोचकर आरती की शादी विमल से करवाई थी।
अरे समधन जी, आप आई हैं? हाँ जी समधन जी, और बताइए सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है। आरती बिटिया जाओ, कुछ चाय पानी का प्रबंध करो। जी चाची जी। ये क्या किया आपने? मैंने आपसे क्या कहा था? और ये सब क्या हो रहा है? एक तो आपने मेरे 1 लाख रुपए भी नहीं दिए। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि आपका फोन आएगा और आप 1 लाख रुपए देने वाली बात करेंगे। अरे आरती की बच्ची की वजह से तो मैं खुद परेशान हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी भतीजी बड़ी शर्मीली है, बड़ी सीधी सादी है, लेकिन यह तो अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ खुश है। कैसे मैं इसे विमल से दूर रखूं? अब तो लगता है कि बच्चा बच्चा होकर रहेगा। पहले तो ना बहन जी, आप मुझे मेरे 1 लाख रुपए दे दीजिए जो आपने शादी करवाने की शर्त रखी थी। देखो मैं 1 लाख क्या, तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकती हूँ। देखो मेरे पति ने ना प्रॉपर्टी का बंटवारा करवा लिया है। अब सबके अपने अपने हिस्से हो चुके हैं। अब हमें आरती और विमल को दूर करना था, तभी तो दोनों का तलाक होता और आरती को उसका हिस्सा मिल जाता और विमल का हिस्सा, विमल हमारे साथ रहता तो हमें मिल जाता। लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ रह रहा है तो फिर क्यों हमें अपना हिस्सा देगा? फिर जब अपना हिस्सा ही नहीं देगा तो 1 लाख रुपए मैं कहाँ से दूंगी आपको? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे 1 लाख रुपए दो। मैं भी कुछ नहीं जानती। अगर तुम्हें अपने रुपए चाहिए तो तुम इस आरती की बच्ची को समझाओ और कहो उसे कि वो विमल को तलाक दे दे, क्योंकि विमल उसके लायक नहीं है। देखो इस तरह से ना लड़ने से कुछ नहीं होगा। अब हम लोगों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम विमल और आरती को अलग अलग कर सकते हैं और हम लोगों को अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मिल सकती है। इस तरह अब आरती की बुआ और आरती की चाची सास दोनों आपस में मिल जाती हैं और वह अब विमल और आरती को अलग करने की पूरी कोशिश में लग जाती हैं। धीरे धीरे 4 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अभी तक आरती और विमल के मन में एक दूसरे के प्रति बैर नहीं भर पाया था। सुनिए जी, सुनिए, मैं आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। क्या बात है भाग्यवान? यही जी कि मैंने बहू को किसी फोन में बात करते सुना है कि वह विमल और आरती को एक दूसरे से दूर करना चाहती है, उन दोनों का तलाक करवाना चाहती है। क्या? ये क्या कह रही हो भाग्यवान तुम? हाँ जी, मैंने अपने कानों से सुना है। लेकिन एक काम करो, तुम कमरे में चलो, कमरे में चलकर बात करते हैं। अगर बहू ने हमें बात करते सुन लिया तो बेकार में हंगामा कर देगी वो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर बहू को विमल से इतनी ही दिक्कत थी तो बहू ने अपनी भतीजी की शादी जानबूझकर विमल से करवाई क्यों? और मुश्किल से 5 महीने हुए दोनों की शादी को और ये उन लोगों का तलाक करवाना चाहती है। आखिर इसके मन में क्या चल रहा है? हाँ, अब हमें ना चौकन्ना होना पड़ेगा और पूरे समय बहू की निगरानी करनी होगी कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। ठीक है जी। अब कांति जी के सास ससुर को उनके ऊपर शक हो चुका था और वह चोरी चोरी चुपके चुपके उनकी निगरानी करने लगे थे। हाँ, तुम्हें पति क्या मिल गया? तुम तो अपनी बुआ को भूल गई। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ आओ कुछ दिन। अरे तुम्हारी याद आ गई है हमें। ठीक है बुआ जी, मैं इनसे बात करती हूँ और कल ही आने के लिए कहती हूँ। अरे उनसे इनसे क्या लगा रखा है? किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बुआ ने तुम्हें बुलाया है ना, तो कौन सा तुम्हारा ससुराल यहाँ से दूर है? चुपचाप एक ऑटो करो और यहाँ आ जाओ, समझी ना? लेकिन बुआ ऐसे कैसे बिना बताए? क्यों? तुम्हें तुम्हारी बुआ की बात नहीं माननी है? तुम्हें अपने मन का करना है? अच्छा, अब पति मिल गया तो बुआ की अहमियत कहाँ रह गई? नहीं बुआ जी, ऐसा मत बोलिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ। विमल अपने कारखाने गया था, वह मोबाइल भी लेकर नहीं गया था और इधर आरती अपनी बुआ की ऐसी बातें सुनकर वह तुरंत ही ऑटो लेकर अपने मायके आ जाती है। क्या हुआ? तुम अभी तक कुछ कर पाई हो? हाँ, मैंने करना शुरू तो कर दिया है। देखो मैंने आज आरती को आने के लिए भी कह दिया है, वह भी विमल को बिना बताए। और उधर उसकी चाची सास से कह दिया है कि विमल जैसे ही आए तो वह खूब आग लगाए कि आरती उसे कुछ नहीं समझती और बिना पूछे वह अपने मायके चली गई। फिर दोनों में खूब लड़ाइयाँ होगी और इस लड़ाई का फायदा हम लोग उठाएंगे। जो हम करवाना चाहते हैं वह हम आरती से करवा लेंगे। आरती बिना पूछे अपने मायके आ जाती है तो आरती की चाची सास को विमल को भड़काने का बहाना मिल जाता है। आरती की चाची सास विमल को आरती के खिलाफ खूब उल्टा सीधा भड़काती है। अरे विमल, समझने की कोशिश कर बेटा। अरे नई नवेली दुल्हन को इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। वह तुम्हें कुछ नहीं समझती, तभी तो बिना बताए चली गई वो। अरे चाची जी, हो सकता है उसे कोई जरूरी काम होगा, वह आ जाएगी शाम तक, और नहीं आएगी तो मैं खुद चला जाऊंगा उसे लेने। पागल हो गया है क्या? क्या सोचेगी उसकी बुआ और फूफा जी? अरे पत्नी को गए 4 घंटे नहीं हुआ और पति उसके पीछे पीछे उसके मायके पहुंच गया। अच्छा लगता है क्या? देख, तुझे जाने की जरूरत नहीं है बेटा। इस तरह आरती की चाची सास खूब भड़काती है विमल को, लेकिन विमल मुस्कुराता ही रहता है। फिर आरती की चाची सास थक जाती है विमल को समझाते समझाते, तो वह पैर पटकते हुए अपने घर चली जाती है। आरती बिटिया मुझे माफ कर दे। मैंने बिना सोचे समझे उस आधी उम्र के आदमी जो तुम्हारे बाप की उम्र का है उसके साथ मैंने तुम्हारी शादी करवा दी। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। छोड़ दे उस आदमी को। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं तेरी शादी धूमधाम कर तेरी उम्र के लड़के के साथ करवाना चाहती हूँ। ये कैसी बात कर रही है बहू? अरे इसीलिए तो जबरदस्ती उसकी शादी करवाई थी उसके साथ। अरे नहीं बुआ, आप इतना परेशान मत होइए। मैं विमल के साथ बहुत खुश हूँ और उससे तलाक लेने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ। जैसा जीवन साथी मिला है मुझे, बहुत समझदार इंसान है वो।
आरती की बुआ आरती को भड़काने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आरती किसी भी शर्त में अपनी बुआ की बात नहीं मानती है और शाम होते होते वह वापस अपने ससुराल चली जाती है। और यह सब देखकर घर में उपस्थित बुजुर्गों को अब अपनी बहू के ऊपर शक होने लगा था और वह दोनों चुपचाप अपनी बहू की निगरानी करने लगे थे। वह जानना चाहते थे कि उनकी बहू आखिर अपनी भतीजी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। माफ कीजिएगा, मैं आपसे पूछे बिना ही अपने मायके चली गई थी। वो दरअसल बुआ जी का फोन आया था और वो आने के लिए जिद करने लगी थी और आप मोबाइल लेकर भी नहीं गए थे। आरती, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और वैसे भी तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। हर चीज के लिए तुम मुझसे पूछो, ये जरूरी तो नहीं है ना। और वैसे भी तुम अपने खुद के मायके गई थी, कहीं और नहीं। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना टेंशन मत लो तुम। जी धन्यवाद आपका। अभी फोन लगाती हूँ समधन जी को, पूछती हूँ क्या हुआ वहाँ, क्या मेरे कुछ समझाने का असर हुआ। हेलो हेलो समधन जी, कुछ हो पाया क्या? अरे क्या खा कुछ हो पाया, आपकी भतीजी तो जॉक की तरह चिपक गई है विमल से। मैं तो थक गई हूँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि वह इतनी आसानी से विमल को तलाक नहीं दे सकती है। अरे मैं तो कहती हूँ कि अब ज्यादा इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। कहीं ज्यादा इंतजार के चक्कर में आरती माँ बन गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि इन दोनों में से किसी एक को जहर ही दे देते हैं और सारा किस्सा खत्म कर देते हैं। बाप रे, ये क्या बोल रही है ये? अरे जहर देने से हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बस किसी एक के नाम पर हो जाएगी। अरे एक काम करो ना, आप विमल को जहर दे दो। अगर विमल मर गया तो सारी प्रॉपर्टी आरती के नाम पर हो जाएगी, तो फिर मैं उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा आपको दे दूंगी और आधा हिस्सा मैं खुद रख लूंगी। अरे आरती, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास एक मोबाइल फोन नहीं है, मैं तुम्हें एक मोबाइल फोन लाकर दे देता हूँ, तो तुम दिन भर घर में बोर नहीं होगी। अरे आरती बिटिया, कहाँ हो तुम? अरे यह तो दादी जी की आवाज है, लेकिन दादी जी ऐसे अचानक? ये क्या कह रहे हैं दादी जी आप? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी बहू और तुम्हारी चाची को बात करते सुना है। वह लोग तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं और इस चाल में वह सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो उन लोगों ने तुम दोनों में से किसी एक को मारने का प्लान तक बना लिया है। मैं जानती हूँ दादी, क्योंकि बुआ ने मुझसे कई बार कहा है कि मैं इन्हें तलाक दे दूं और इनसे दूर हो जाऊं, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि बुआ जी इस हद तक गिर सकती है कि रुपयों के लिए वह हमें मारने तक का प्लान बना सकती है। लेकिन आरती, तुम भले अपनी बुआ को माफ कर दो, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा और ना ही मैं अपनी चाची को माफ करूंगा। मैं अभी अपनी चाची को बुलाता हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? चाची, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, आप इतने हद तक गिर गई कि आपने मुझे मारने तक का प्लान बना लिया। यह क्या बोल रहे हो बेटा तुम? इस तरह विमल के चाचा जी को सारी बात पता चलती है। यह सब सुनकर वह अपनी पत्नी के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देते हैं। निकल जा तू मेरे घर से। तू इतनी नागिन होगी मुझे नहीं मालूम था। मुझे तो लगा कि तू मेरे भतीजे से बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरा असली मकसद क्या है। नहीं चाचा जी, चाची के ऊपर हाथ मत उठाइए। नहीं बेटा, यह औरत के नाम पर कलंक है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं दौलत के लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे धक्के मार के अपने घर से निकाल दूंगा। नहीं, मत निकालिए मुझे। चाचा जी मैं आपसे विनती करती हूँ, चाची जी को इस उम्र में घर से मत निकालिए, बेचारी कहाँ जाएगी। देखा, सीखा तुमने उस बच्ची से। तुम मुझे उसके खिलाफ भड़काती थी, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बताती थी, लेकिन असल में कौन है असली चोरनी और कौन है जो प्रॉपर्टी का लालच कर रहा है, वह सब कुछ मुझे पता चल गया आज। दादा दादी जी, आप मत रोइए। नहीं बेटा, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, हमारी बहू को ये सब पता चलेगा तो वो हमारे साथ क्या करेगी। दादा दादी जी, आप भले ही मेरे सगे दादा दादी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मुझसे अपने सगी पोती की तरह प्यार किया है। मैं विमल जी से विनती करती हूँ, क्या मैं अपने दादा दादी को अपने साथ इस घर में रख सकती हूँ? हाँ बेटा, जरूर। ऐसे ईश्वर तुल्य इंसान को अपने आप से दूर मत करो। इन लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी जिंदगी बचाई है, तुम्हारा सुहाग बचाया है। हाँ आरती, तुम दादा दादी को यही अपने साथ रखो। यह मेरे भी तो दादा दादी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा एक कठोर फैसला है कि तुम आज के बाद अपने बुआ फूफा जी से नहीं मिलोगी। हाँ बेटा, उसने कभी भी तुमसे सच्चा प्यार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमेशा उसने तुम्हारा उपयोग किया है। हाँ बेटा, रिश्ता तोड़ दो ऐसी औरत से। ठीक है दादा दादी जी, मैं आज आप लोगों से वादा करती हूँ कि अब मैं कभी भी बुआ फूफा जी से मिलने की इच्छा नहीं जताऊंगी और हमेशा आप लोगों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताऊंगी। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी, जो आपने मेरे दादा दादी जी को कितना मान सम्मान दिया, मुझे इस घर में कितने प्यार से रखा है। अरे मैं तो अब अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली स्त्री समझती हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला है। इस तरह आज आरती अपने बुआ फूफा जी से सारे रिश्ते तोड़ देती है और वह अब पूरे दिल से विमल जी को अपना पति स्वीकार करके खुशी खुशी विमल जी और अपने दादा दादी के साथ रहने लगती है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।